लोकसभा का चुनावी सरगर्मी काफी तेज हो गया है। सभी पार्टियों ने अपने दल का विस्तार और लोगों को झांसे देना या फिर कहे लोगों का विश्वास जीतना। और सबसे बड़ी बात होगी कि इस बार जनता का रुझान किसके प्रति होगा, किस पार्टी पे जनता का विश्वास होगा, देखने वाली बात होगा। आप समझिए क्या चाल है, क्या षड्यंत्र है। देश का संविधान खत्म होगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र खत्म हो जाएगा तो आप फिर से गुलाम बनोगे और वो लोग राजा बनने का काम करेंगे। इसलिए आप सब लोगों से अपील करने आए हैं कि आप सब लोग रहिए। असली हमारा दुश्मन बेरोजगारी है, असली हमारा दुश्मन महंगाई है, असली हमारा दुश्मन पलायन है, असली हमारा दुश्मन भूखमरी है, असली हमारा दुश्मन गरीबी है। लेकिन मोदी जी इन सब के बारे में बात नहीं करते हैं, खाली लालू जी के गाली देते हैं। अरे मोदी जी, जब लालू जी रेल मंत्री थे तो 90,000 करोड़ का मुनाफा लालू जी ने रेलवे को देने का काम किया। जब लालू जी रेल मंत्री थे तो बिहार में 3-4 कारखाना रेलवे का पहिया कारखाना देने का काम किया। गठबंधन सरकार के पूर्व मंत्री, श्रम संसाधन मंत्री और वर्तमान गरखा विधानसभा के विधायक सुरेंद्र राम हमारे साथ है। और चुनावी माहौल की अगर बात कहें जितेंद्र, तो अभी चुनाव में सबसे बड़ी बात है कि कहीं जुमला तो कहीं लोगों का ये मानना है कि इस बार शायद महंगाई कम होगा। ऐसे सरकार का गठन होना चाहिए जिसमें महंगाई कम हो, लोगों को रोजगार मिले। वैसे मैं जानना चाहेंगे विधायक जी कि इस बार लोग जो वोट देंगे क्या सोच कर देंगे और उनका जो प्रतिक्रिया आप तक पहुंच रहा है क्या है सर? देखिए, अभी के समय में ऐसा लोग सरकार चाहते हैं जो चुनाव के समय में जो बात बोले वो चुनाव जीतने के बाद उस पर खरा उतरे, धरातल पर उस पर उतरना चाहिए। सब लोग ये चाहते हैं गरीब के चूल्हा में आंच जलना चाहिए, उसका भी खाना बनना चाहिए। तो देख रहे होंगे आपकी जब बीजेपी की सरकार ने क्या किया कि आटा पर भी जीएसटी, चावल पर भी जीएसटी, रसोई गैस का दाम बढ़ गया, कड़ुआ तेल का दाम बढ़ गया। लोगों को कोई काम नहीं है, सब लोग बेरोजगार हो चुके हैं। तो सब लोग जैसे हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, आप तो देख रहे हैं कि आज के महंगाई के युग में कितना पढ़ाई महंगा हो गया है। और पढ़ाई के बाद हम लोग अपने बच्चों से यही आशा रखते हैं कि पढ़ाई के बाद उसको नौकरी मिले। लेकिन 10 साल में नौकरी के आशा में लोगों का उम्र जो है नौकरी का उम्र एक्सपायर कर गया, लोगों को नौकरी नहीं मिला। तो उसके नीचे वाले जो जनरेशन है जो अभी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, वो लोग चाहते हैं कि ऐसा सरकार मिले जो नौकरी की वादा करे तो नौकरी दे। तो उस लिहाजा से आप देखिएगा, उस दृष्टि से आप देखिएगा तो बस एक ही सरकार जो है आपको नौकरी दे सकती है, वो है महागठबंधन की सरकार, इंडिया की सरकार। और उसमें आपको ये दिखाई दिया होगा कि बिहार में जो तेजस्वी बाबू ने जो वादे किए थे, उस वादों के हिसाब से उन्होंने वो कार्य पूरा करके नौजवानों का विश्वास जीतने का काम किए। और वो तो उप मुख्यमंत्री थे तो 5 लाख, और यदि वो मुख्यमंत्री रहते तो 10 लाख ही नहीं 20 लाख लोगों को नौकरी मिला। ये तो 17 महीना में 5 लाख। यदि 5 साल मुख्यमंत्री रहते तो हमें आशा और उन पर विश्वास है, उनके कार्य क्षमता पर, उनका जो मैनेजमेंट जिस तरह का रहता है उस हिसाब से लोगों को 20 लाख नौकरी जरूर मिलता। तो सब लोग यही चाहता है कि मेरा उम्र के हिसाब से हमें नौकरी मिले, हम जो है अपने समाज में और अपना लाइफ को सब लोग सिक्योर करना चाहता है, भटकना लोग नहीं चाहता है। और ये सरकार जो है भटका के लोगों को बेरोजगार कर दिया। अब सब लोग चाहता है कि अस्थाई सरकार बने, वो जो अस्थाई लोगों को नौकरी दे। इंडिया में इंडिया गठबंधन का अगर सरकार बनता है सर, तो क्या उम्मीद किया जाए, लोगों के लिए सुनहरा क्या होगा? देखिए, आप तो शुरू से ही देखे होंगे कि श्रीमती इंदिरा गांधी का जब थी तब के साथ-साथ बैंकों को जो है ना
राष्ट्रीयकरण करने का काम की। और जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी से आप देखे होंगे कि भारत सरकार की कई जो है होटल्स को ही बेचना शुरू किया। होटल बेचने का काम किया अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद में कई भारत सरकार की कई विभागों को निजीकरण हाथों में बेचा गया। उसके बाद आप देखे होंगे कि 10 सालों में मोदी जी कोल इंडिया को बेच दिए, रेलवे को बेच दिए, दूरसंचार को बेच दिए। कई ऐसे चीज जो है भारत की संपत्ति जिसको बेच दिया गया, भारत उसको यदि ईमानदारी से काम करेगी तो उस संपत्ति को अर्जन करने में पूरा इनको 20 साल लगेगा। यानी कि भारत को इन्होंने 20 साल पीछे कर दिया। जो विकास भारत का होना चाहिए, जो दिखाया जाता है, वो विकास नहीं हुआ। संपत्ति बेच करके भारत को 20 साल पीछे करने का ये लोग काम किए हैं। तो नौजवान यही चाहते हैं कि भारत में उन्हें नौकरी मिले और भारत की तरक्की हो और भारत की सुरक्षा व्यवस्था जो है अग्निवीर से नहीं, जो लोग देश के लिए अपनी आहुति देना चाहते हैं, देश के लिए वो काम करना चाहते हैं, तो देश को भी उन्हें मान सम्मान देने की जरूरत पड़ेगा। और उस तरह का तभी जब होगा जब अग्निवीर योजना भारत सरकार को खत्म करना होगा और वीर सपूतों को वो अधिकार देना पड़ेगा। जो सरकारी सर्विस और सरकारी नौकरी में जो पहले जो मिलता था आर्मी को और जो मिलिट्री को जो मिलता था, वो सारे सुविधा देना पड़ेगा। तब सब लोग, हमारा देश जो है सैन्य क्षमता से मजबूत होगा और उनका मनोबल भी मजबूत होगा। अच्छा, इस बार मैदान में रोहिणी आचार्य भी है, क्या लगता है सर, क्या उम्मीद किया जाए? रोहिणी आचार्य तो बहुत लाखों लाख वोट से वहां सारण संसदीय क्षेत्र से जीत रही है। क्योंकि उनका जो राजीव प्रताप रूढ़ी जी जो है सारण संसदीय क्षेत्र से लगातार 2 टर्न से जीत रहे हैं, 10 साल उनका हो गया, लेकिन सारण संसदीय क्षेत्र में उनका कोई कार्य नहीं हुआ, धरातल पर नहीं उतरे हैं। वो हवा हवाई है, किसी से कार्यकर्ता से, बीजेपी के कार्यकर्ता हो, जदयू के कार्यकर्ता हो, किसी कार्यकर्ता से उनका बात भी नहीं होता है। तो सभी लोगों का आस्था और विश्वास इस मामले में है कि जो बच्ची अपने जान का परवाह किए बगैर अपने पिता को किडनी दान देने का काम किया, उनको जीवन दान देने का काम किया, वो सारण संसदीय क्षेत्र के जनता के लिए भी, उनके विकास के लिए भी दिल जान से काम करेंगी। ये तो वाकई प्रेरणा स्रोत रही है रोहिणी आचार्य को, उन्होंने अपने पिता के लिए जो है किडनी दान किया है। लेकिन बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि बेटी को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, उसका किडनी लेकर टिकट दिए हैं। इसको कैसे देखेंगे सर, इस पे क्या कहेंगे? वो लोग पिता पुत्री की जो रिश्ता, जो भावनात्मक रिश्ता हमारे भारतीय संस्कृति में जो है, उस चीज को वो लोग नहीं समझते हैं। वो कोरोना काल ने दिखा दिया रिश्ता। रिश्ता जो घर में बीमार को छोड़ करके लोग ताला बंद करके भागने का काम किया, वहीं बहन रोहिणी आचार्य ने रिश्ते को विश्वास पर कायम उतरने का काम किया। और जो लोग इस बात को कहते हैं, वो अपने बेटा से एक किडनी मांग करके देखे, वो अपने पत्नी से मांग करके देखे, या खुद वो अपने बेटा या पत्नी के लिए दान दे करके कहें दे दें, तब मैं मानूंगा कि आप त्यागी पुरुष है। अपने रिश्ते के लिए, अपने संबंध के लिए आप अपना किडनी तक त्याग कर सकते हैं, अपने शरीर का अंग तक त्याग कर सकते हैं। तो मुंह से कहना अलग बात है, लेकिन जो खरा उतरने का काम की, वो बेटी बहन रोहिणी आचार्य की। अच्छा, एक चीज सबसे बड़ा चीज है, परिवारवाद के लिए भी कहा जाता है कि आरजेडी में खास करके परिवारवाद बहुत ज्यादा है। इसको सर क्या कहेंगे इस पे? जो लोग कहते हैं सम्राट चौधरी कहते हैं, तो हमने सम्राट चौधरी से हमने एक सवाल पूछा कि सम्राट चौधरी जी, आप इतना बड़ा लीडर हैं, क्या आपके पिताजी क्या करते थे? आप हमको ये बता दीजिए। आपके पिताजी क्या किसान थे? आपके पिताजी क्या ठेला रिक्शा चलाते थे? आपके पिताजी क्या बिल्डिंग में काम करते थे? आपके पिताजी एक निचले स्तर का राजनीति में कोई वर्कर थे? तो वो कहेंगे कि नहीं। तो आपके पिताजी कौन थे? तो आपके पिताजी बिहार के एक राजनेता थे और उस राजनेता के आप पुत्र हैं।
तो आप यदि राजनेता के पुत्र हैं तो बिना पिता के सहारा के आप तो राजनीति में प्रवेश नहीं किए होंगे। आप अपने पिता के सहारे राजनीति में प्रवेश किए और आपका गुरु कहें या भगवान कहें, लालू जी ने आपको सींचने का काम किए, लालू जी ने आपको आगे बढ़ाने का काम किए और लालू जी को आप धोखा देने का काम किए। तो ऐसे धोखाबाज लोगों से और बड़का झूठा पार्टी के लोग ऐसे ही कहते रहेंगे और उनके बातों से हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी आप सुन रहे थे विधायक जी को, और इन्होंने कहा कि रोहिणी आचार्य ने जो दान दिए हैं और पिता के लिए और पिता पुत्री का जो रिश्ता होता है वाकई अटूट रिश्ता होता है। गरखा विधानसभा से विधायक सुरेंद्र राम को भी आप सुन रहे थे, उन्होंने परिवारवाद पे भी कहा और महंगाई भ्रष्टाचार पे भी कहा। देखने वाली बात होगी कि इस बार चुनाव में किस पार्टी के खाते में कितना सीट जाता है। देश और दुनिया की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ मैं कर कमलेश यादव, पटना।